हेलो टीचर्स, वेलकम टू आरपीएससी तरंग। आज हम करने वाले हैं एमएस ऑफिस में नेक्स्ट अपना चैप्टर जो है एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट। क्या करने वाले हैं? एक्सेल एंड पावर पॉइंट जो है ये डिस्कस करने वाले हैं और एमसीक्यू भी हम लास्ट में करेंगे। पहले हम थ्योरी इनकी कर लेते हैं। चलिए, तो पहला जो हमारा है एमएस एक्सेल, इसके बारे में देखते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान में रखनी है। फिर आपको जो एमसीक्यू करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एग्जाम में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और सेशन को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेल क्या है, आप सभी को पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उन्होंने इनको डेवलप किया था। और क्या था? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या था? ये एक सॉफ्टवेयर था। क्या था? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसको बनाने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए या फिर कोई रिलेटेड कैलकुलेशंस के करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? जैसे आपका कोई भी क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है या फिर रिजल्ट बनाना है। ठीक है, आपका कोई भी टाइम टेबल बनाना है या फिर कोई आपका जो भी रिजल्ट्स वगैरह बनाने हैं, कोई भी फाइल आपको तैयार करनी है जिसमें कोई डेटा वगैरह आपका यूज़ में होगा, तो वो सब हम किस में करते हैं? एक्सेल शीट में करते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट में कहते हैं, इसी को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसको अपन बोलते हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए, जैसे बच्चों का रिकॉर्ड बनाना है हमें कि कितनी एक क्लास में मतलब 30 बच्चे हैं, तो उन सभी का रिकॉर्ड रखना है कि किस बच्चे की कौन सी रैंक आई है, कौन सा मार्क्स आए हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उनका जो है एक रिज़ल्ट जो है ये हम जारी करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का हम यूज़ करते हैं। और कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी फॉर्मूले के द्वारा हो जाती है, हमें अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी रहती है। फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे होते हैं, उनको हम यहाँ पे एंटर करके आराम से अपनी कैलकुलेशन फटाफट से कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल में जो भी एक फ़ाइल बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में जो फाइल होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं, उसको हम फाइल नहीं कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? फाइल को हम कहते हैं यहाँ पे वर्कबुक। काम करने की बुक वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक को जो मिल जाती है, तो एक वर्कबुक, दो वर्कबुक, इस तरह से। तो जो क्या होती है वर्कशीट का, ये क्या होती है? हमारी समूह होती है। क्या होती है? ये हमारे वर्कशीट का समूह होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एमएस एक्सेल में जो फाइल बनी होती है उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या आ जाता है? बुक 1 आता है। क्या आता है? डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 आता है। और वहाँ पर क्या आता था एमएस वर्ड में? तो वहाँ पे आता था डॉक्यूमेंट 1। क्या आता था? डॉक्यूमेंट 1 आता था। यहाँ पे एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट नेम आएगा अपना बुक 1 फाइल का। ठीक है, और फाइल का एक्सटेंशन क्या है यहाँ पर? तो .xls है। और अभी जो लेटेस्ट अभी चल रहा है अपना, तो वहाँ पे आएगा XLSX। ये अभी लेटेस्ट वाला है, यही आपसे पूछेगा। अगर ये ना पूछे तो आप .xls भी ध्यान रख सकते हैं। ये पहले 2007-8 से पहले ये यूज किया जाता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है एमएस प्रोग्राम को रन विंडो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन कर सकते हैं इसको? रन के माध्यम से हम, रन विंडो जो होती है स्टार्ट मेन्यू पे जाके, वहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट बटन पे क्लिक करके क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप रन कमांड को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा? आप यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देंगे। क्या है? एक्सेल टाइप कर देंगे, या फिर एक्सेल जो है excel.exe कमांड का यूज़ करेंगे। तो आपका जो है एमएस एक्सेल की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका आप सभी जानते ही होंगे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑल प्रोग्राम्स। फिर आपको दिखेगा क्या? एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस में आपको वहाँ पे दिख जाएंगे सारे ऑप्शन। जैसे वर्ड दिखता था वैसे ही एमएस एक्सेल आपको दिख जाएगा, जो भी वर्जन होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो उसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे कौन सा जो है कमांड यूज़ करेंगे रन विंडो पर एक्सेल को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब एमएस एक्सेल में एक क्या होता है? टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो वो क्या होता है? तो जो टेम्पलेट फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है XLT। ठीक, क्या होता है? .xlt। ये तो पुराना वाला है। अभी न्यू वाला क्या है? तो .xlt और x क्या हो जाएगा? .xlt x हो जाएगा। और ये किसके लिए है? यहाँ पे ध्यान में रखो, ये टेम्पलेट फाइल के लिए है। और यहाँ पे हमने देखा था कि नॉर्मल जो फाइल हम बना रहे हैं, नॉर्मल फाइल के लिए क्या है? तो ये है .xlsx है। ठीक है, और टेम्पलेट फाइल के लिए यहाँ पे T आ गया है। बस इतना सा चेंज है, तो इसको ध्यान में रखना है और कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे चलें। तो अब हमें कुछ भी चेंजेज करना है, हेर फेर करने के लिए डेटा और फॉर्मूलों की पंक्ति और स्तंभ जो है, क्या है? पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम जो है हमारे पास में, उसकी जो व्यवस्था होती है उसी को अपन स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। जो ये अपने सामने एक स्प्रेडशीट ओपन है, इसमें यहाँ पे इस तरह से कॉलम, रो और कॉलम बने होते हैं।
ठीक है। तो इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ये और भी यहाँ पे भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा और चलते ही रहते हैं ये। तो कितने होते हैं ये अभी आगे देखेंगे हम। तो जो इन्होंने कहा है कि डेटा और फॉर्मूलों की जो पंक्ति होती है और स्तंभ होते हैं, तो पंक्ति तो ये हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल है ये तो पंक्ति कहलाती है, इसको तो रो कहते हैं। और जो ये आपको वर्टिकली दिख रही है इसको अपन कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम, स्तंभ इसको कहते हैं। सभी को ध्यान में होगा ये। तो इस पूरे सिस्टम को अपन क्या कह लेते हैं, तो ये स्प्रेडशीट कहलाता है अपना। और सबसे पुराना जो स्प्रेडशीट था ये कौन सा था, ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, वीसी कैल्क था। क्या था, वीसी कैल्क था सबसे पुराना अपना क्या था, पैकेज, किसका, स्प्रेडशीट का। अब MS एक्सेल की तरह ही अन्य भी जो भी हम भी और भी क्या आने लगे हैं, प्रोग्राम आने लगे हैं MS एक्सेल की जगह। तो ये क्या हो गए हैं, देखो एक तो गूगल शीट आ गई है, गूगल शीट की जगह एक आई है जोहो शीट, जोहो शीट के अलावा आ गई लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस में अपने सारे ही आ जाते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट सब आ जाता है वहाँ पे। फिर लोटस 1 2 3 है, क्वाट्रोपो है, वाटर प्रो है, और इधर है, और क्विप है। तो सारे एक बार ध्यान में रखने। पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शन में कि स्प्रेडशीट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, और ऑप्शन में आपको दे दे, पहले ऑप्शन में दे दिया मान लीजिए लोटस 1 2 3 दे दिया, सेकंड ऑप्शन में आपको दे दिया क्या, क्वाट्रोप्रो दे दिया, थर्ड ऑप्शन में आपको दे दिया क्या, वर्ड, और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया आपको क्या, लिब्रे ऑफिस। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो आपको ये ध्यान में होगा कि कौन कौन से स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार का पेपर ईजी था क्योंकि पहली बार ही इन्होंने जो है पेपर करवाए थे। तो इस बार आप ये ना सोच के चले कि पिछली बार का पेपर बहुत इजी आया था तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आराम से थोड़ा सा आपको और चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आने के लायक है। तो इनको बिल्कुल स्किप ना करें और अपनी जो है नोट्स में इनको अच्छे से ऐड करें, ठीक है। आगे देखते हैं अब अपन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के घटक देखते हैं। तो वर्कबुक और वर्कशीट जो है ये देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो वर्कबुक तो क्या है, एक साधारण एक्सेल फाइल जो होगी हमारी उसको अपन वर्कबुक कहेंगे, जो क्या करेगी, अलग अलग चीज़ जैसे वर्कशीट, चार्ट शीट और जो भी कोई छोटे मोटे प्रोग्राम है उनको ऐड कर सकती है। मतलब प्रत्येक वर्कबुक में क्या होगा, एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है। क्या होती है कि जो वर्कबुक है वो किससे मिलके वो बनी होगी, जो वर्कबुक है वो किससे मिलके बनी होगी, एक या एक से ज़्यादा जो भी वर्कशीट है हमारी उनसे मिलकर के वर्कबुक बनी होती है। अब वर्कशीट क्या है, तो वर्कशीट का जो है बाय डिफ़ॉल्ट नेम शीट 1 होता है, शीट 1। और MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कम से कम 1 कैरेक्टर का और ज़्यादा से ज़्यादा 31 कैरेक्टर का हो सकता है। अब ये शीट 1 शीट 2 क्या है, जैसे हमारे पास में ये फाइल चल रही है और यहाँ पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एक ही फाइल में हम क्या है सारी की सारी शीट ऐड कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है हमारी जो भी है, तो शीट 1 शीट 2 ये है। तो पहली तो डिफ़ॉल्ट में अपने जो भी काम करते हैं वो शीट 1 है, फिर हम जो है शीट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसमें कुछ भी डेटा वगैरह और लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आगे कि जो वर्कशीट है इसका कम से कम तो 1 कैरेक्टर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 31 कैरेक्टर का ये हो सकता है, ओके। अब देखिए रो और कॉलम कितने हो सकते हैं और क्या कैसे क्या हम इनको ऐड करते हैं, तो ये देखते हैं साथ में ही। तो जो MS एक्सेल में हमारे पास में रो दिखती है, टोटल जो आपको इस तरह से रो दिखेंगी, तो आप पेज को खिसकाते जाएंगे तो ये कितनी दूर तक जा सकती है, मतलब कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कभी एक्सेल शीट ओपन करके, तो आप पेज खिसकाते जाते हैं तो आपको ऐसे रो दिखती ही जाती है। तो ये कहाँ तक रहती है, कितनी रो रहती है, तो ये रहती है हमारे पास में 1048576। कितनी हो जाएगी ये हमारे पास में 10,48,576। कितनी हो जाएगी, 10,48,576 रो हो जाएगी। और अभी ये है प्रेजेंट वाले में, और पहले वाले में ये थी 65,536 रो। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, अभी पुराना वाला नहीं पूछा जाएगा, लेटेस्ट डेटा ही पूछा जाएगा। तो ये ध्यान में रखें कि अभी कितनी है, 10,48,576 जो है इतनी आपके पास में रो है। और एक रो को हाइड करने के लिए क्या कर सकते हो, एक रो को छुपाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल के साथ में आप 9 प्रेस करें तो आपकी रो क्या है, छिप जाएगी। और इसको वापस से आपको दिखाना है, अनहाइड करना है, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और 9 क्या करना है, अनहाइड करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट और प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो कंट्रोल प्लस 9 तो किसके लिए करना है, हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 जो है ये वापस से अनहाइड करने के लिए करना पड़ेगा, किसको, रो को, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब कॉलम के लिए देखते हैं। तो MS एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, कॉलम होते हैं 16,384। कितने होते हैं,
16,384 जो है ये हमारे पास में कॉलम होते हैं, और एक कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+0 का यूज़ करेंगे, और अनहाइड करने के लिए साथ में यहाँ पे शिफ्ट और इक्वल का यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+इक्वल का यूज़ करेंगे। तो देखिए हाइड करने के लिए किसको, कॉलम को हाइड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं किसका, Ctrl+0 का, और अनहाइड करना है वापस से तो अनहाइड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं Ctrl+Shift+इक्वल। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। अब सेल क्या होती है, तो सेल हमें जो भी रो और कॉलम से मिलके ये एक डिब्बा मैंने बना दिया इस तरह से, तो यही क्या होती है, हमारी सेल होती है। ठीक है, तो रो और कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है जहाँ पे हम डेटा लिखते हैं। ठीक है, सेल एड्रेस क्या है, तो सेल एड्रेस जो है ये किसी सेल का पता होता है, लोकेशन होती है कि हम कौन से कॉलम के अक्षर और रो की संख्या में से ये बनता है। कॉलम का तो क्या लेते हैं, ये अक्षर लेते हैं, ठीक है, लेटर लेते हैं, और रो का क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, B5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, B5 लिखते हैं। मतलब आप जो है यहाँ पे कौन सी रो में है, तो 5th रो में है, और कॉलम आपका सेकंड है, B है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ये सेल एड्रेस की बात हो गई। फिर सेल रेंज, सेल रेंज का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा सेल जो है इनका समूह एक साथ हमें दे दे, तो ये क्या है, हमारा सेल रेंज है। जैसे हमें दे दिया सेल A1 A2 A3 A4 A5, तो यहाँ पे अपनी सेल रेंज क्या हो जाएगी, A1 से लेके ये A5 तक, तो A1 और ये A5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे, A1 से A5 तक को लिखने के लिए A1 और ये हमारा जो है कॉलन और A5 हम लिख देंगे। ठीक है, फिर फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट देखते हैं। तो MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हमारे पास में आता है 11 पॉइंट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आता है 11 पॉइंट, जबकि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में न्यूनतम आकार आता है 8 पॉइंट। क्या आता है, 8 पॉइंट आता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट तो हमारे पास 11 पॉइंट है, लेकिन जब आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा 8 पॉइंट, और मैक्सिमम कितना का हो सकता है, तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट आकार आ सकता है 72 पॉइंट। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है कि डिफ़ॉल्ट तो अपना रहेगा कितना, 11 पॉइंट। ठीक है, और मिनिमम कितना रहता है, तो मिनिमम रहता है 8 पॉइंट, और मैक्सिमम जो है कितना हो जाएगा, इसका 9 गुना कर दो, 8 9 72, तो ये हो जाएगा 72 पॉइंट, 72 पॉइंट्स। तो ये MS एक्सेल की बात हम कर रहे हैं। फिर MS एक्सेल में फ़ॉन्ट का न्यूनतम आकार कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार ये कितना हो सकता है, 409 पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अलाइनमेंट को लेके, जो कि कई बार पूछा भी गया है MS वर्ड में, तो यहाँ भी पूछा ही गया होगा, अपन देख लेंगे अभी। तो अलाइनमेंट में देखो, MS एक्सेल में हम वापस वही 6 टाइप के अलाइनमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से, बॉटम अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट। तो 6 टाइप के हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से, बॉटम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने पास है, तो यहाँ पे हमें अलाइनमेंट करना है, तो बॉटम अलाइनमेंट में तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में सारे जो भी अक्षर है ऐसे नीचे की साइड में यहाँ पे आ जाएंगे, और मिडिल अलाइनमेंट करना है तो ऐसे बीच में आ जाएंगे। टॉप अलाइनमेंट में आपको समझ आ ही रहा होगा कि सारे ऊपर आ जाएंगे अक्षर, नीचे का स्पेस खाली हो जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या हो जाएगा, सारे अक्षर इधर लेफ्ट में आ जाएंगे, और राइट में ये राइट, और सेंटर का मतलब आपको पता ही है कि बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी क्या बात हुई कि 6 तरह के हम अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, किसमें, MS एक्सेल में। अब मर्ज और सेंटर की बात करते हैं। तो एक से ज़्यादा सेल हमारे पास में है, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल को मर्ज करके हम बड़ी सेल बना सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मर्ज कहते हैं हम। ठीक है, और मर्ज सेल का कंटेंट जो है वो सेंटर अलाइन होता है। क्या होता है, जो हमने सेल मर्ज की है उसका कंटेंट जो भी उसमें लिखा हुआ है वो हमेशा सेंटर अलाइनमेंट में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या है, MS एक्सेल की एक टेबल है जिसमें जो भी अपने उपलब्ध डेटा है, बड़े डेटा, उसको समराइज़ करके क्या करते हैं, समराइज़ करके उसका एनालिसिस करके हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। जो भी अपने पास एक बड़ी टेबल है उसके डाटा को हम समराइज़ कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, तो पाइवट टेबल हम उससे बना सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो हम लिखेंगे MS एक्सेल में वो हमेशा कैसे स्टार्ट करेंगे, हमेशा स्टार्ट करेंगे इक्वल टू का ये जो साइन है, इक्वल टू के साइन से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे इक्वल प्रोडक्ट, तो आपकी जो भी संख्या है यहाँ पे आपने लिखी है वो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अपना आंसर आ जाएगा। आपको किसी संख्या की पावर करनी तो इक्वल टू पावर और यहाँ पे वो संख्या लिख दें। ऐसे ही इक्वल टू मोड लिख सकते हो, इक्वल टू मोड सम आप लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, अपने फॉर्मूलाज़ की तरह यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। और भी कुछ अदर फॉर्मूलाज होते हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे देखते हैं वर्कबुक व्यूज़। तो वर्कबुक व्यू जो है ये 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, तो इसमें हम जो है एक तो नॉर्मल देख सकते हैं,
एक पेज ब्रेक प्रीव्यू देख सकते हैं, पेज लेआउट और कस्टम व्यूज़। तो वर्कबुक को हम 4 तरह से देख सकते हैं। कैसे कैसे? नॉर्मली देख सकते हैं, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यूज़। जूम की देखते हैं, कितना जूम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से हम जूम स्केल 100% आता है अपने पास। डिफ़ॉल्ट कितना आता है? 100% आता है। हमने वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का क्या डिस्कस किया था कि डिफ़ॉल्ट में तो कितना आता है? 11 आता है। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 8 पॉइंट होता है। और मैक्सिमम कितना होता है? तो 72 पॉइंट होता है। ये बस याद रखा। वैसे ही यहाँ पे है कि डिफ़ॉल्ट में जो है जूम वाला जो है ये 100% रहता है। और मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम में 10% है और मैक्सिमम में 400% है। तो मिनिमम में है 10% और मैक्सिमम में है 400%। ये किसकी बात कर रहे हैं? जूम इन जूम आउट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जूम स्केल भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलो अब हम वापस यहाँ पे देखते हैं। सारा बेसिक हमने देख लिया है। अब एक बार आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया है सारा चीज़, वो यहाँ पे एक बार आप देखिए। तो ये जो सबसे ऊपर वाली बार होती है, इसको तो हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? हम टाइटल बार कहते हैं। तो ये हमारी टाइटल बार हो गई। यहाँ पे जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, 3 चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें अपने सेव आ जाएगा, सेव एज का ऑप्शन आएगा आपके पास, कट का आ जाएगा, कॉपी का, सॉरी कट कॉपी इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा आपका अंडू का ऑप्शन, रीडू का ऑप्शन, फाइल की इन्फो का ऑप्शन। तो ये सब यहाँ पे अपने आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। ओके, ये यहाँ पे 3 चीज़ों के यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रही है, होम है, टैब, इंसर्ट टैब है, देन पेज लेआउट है, फॉर्मूला टैब है, डाटा है, रिव्यू है एंड व्यू है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस, और ये जो है ये रिस्टोर, मैक्सिमाइज और ये क्लोज। तो ये है हमारे पास में तीनों। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये क्वेश्चन मार्क सा, इसको कहते हैं अपन हेल्प। क्या है? हेल्प के लिए है ये। हम यहाँ पे हेल्प बार जो दिख जाएगी आपको। फिर ये जो पूरा है अपने, इसको तो अपन रिबन कहते ही हैं, लास्ट क्लास में भी देख के आए हैं। ये आपका पूरा क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में आपका कट हो गया, ये कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट हो गया। पेस्ट अपने 4 तरह का होता है, वो अभी अगर आगे देख लेंगे हम। ये क्लिपबोर्ड में आते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले में क्या क्या आता है? तो फ़ॉन्ट वाले में देखो अपने ये कैलिब्री जो है, हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ये कैलिब्री आती है और फ़ॉन्ट साइज़ 11 आता है। ये आ गया आपका बोल्ड, ये इटालिक और अंडरलाइन है। ठीक है, यहाँ से जो है ये आपका वर्ड के मतलब ये आ जाएंगे। फ़ॉन्ट को आप कौन सा कलर वगैरह जो है ये सब यहाँ से टेबल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट, और ये जो है आपके फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फ़ॉन्ट में आता है। फिर हम आगे देखें तो अलाइनमेंट में देखो, अलाइनमेंट में भी मैंने बताया 6 तरह का अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तो ऊपर वाला, ठीक है, तो ये ऊपर वाला अलाइनमेंट हो गया, ये मिडिल वाला हो गया, ये अपना बॉटम वाला हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये सेंटर और ये राइट साइड। तो ये आपको बता दिया 6 तरह का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो है और भी क्या है, ये ऑप्शंस हैं, ये हम देख सकते हैं। फिर ये तो इसकी बात हो गई। फिर नंबर्स में यहाँ पे आते हैं, ये डॉलर साइन है, परसेंटेज का साइन है, जनरल है, ये सब यहाँ पे आते हैं। तो नंबर को इनको शो करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को फिक्स करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर स्टाइल्स में आपके जो स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं फाइल की, वो कर सकते हैं। सेल्स वाले में आपके इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। और एडिटिंग वाले में यहाँ पे आपके एक सम का फॉर्मूला आता है, एक यहाँ पे आपके इरेजर आ जाता है, और यहाँ पे फ़िल्टर का आता है, सॉर्ट एंड फिल्टर का, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, ये सब एडिटिंग में आपके आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है होम टैब कंप्लीट होता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन होम टैब से ही बनते हैं, तो इसको अच्छे से देख के जाना है। एक बार अगर आपके पास PC हो, लैपटॉप हो, तो आप उसमें ओपन करके ज़रूर देखें इनको, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये जो है हमारा ये बॉक्स आपको दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ये ब्लैक सा बॉक्स आपको दिख रहा है, मतलब ये हमारी जो है क्या है, अभी इसमें अपन काम कर रहे हैं, एक्टिव सेल है ये। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो ये जो है ये 5, 6, 7, 8 ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारी रो की हेडिंग है। क्या है? रो की हेडिंग है। जो हमारी रो है, पंक्ति है, उसकी हेडिंग है 5, 6, 7, 8। अभी आप कौन सी रो में है? और कॉलम हेडिंग के लिए ये आपको ABCDEFG इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारा आपका वर्कशीट विंडो है। ओके, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, तो ये शीट 1 है। देखो यहाँ पे शीट 1 है, ये डिफ़ॉल्ट है। फिर शीट 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं, शीट 3 ले सकते हैं, फिर यहाँ शीट 4, इस तरह से अपन शीट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो आगे अपने पास में क्या आएगा? ये देखो, ये क्या है हमारी, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? स्क्रॉलिंग बटन है। क्या है? स्क्रॉलिंग बटन है। इससे हम शीट को
इधर खिसका सकते हैं राइट में और इधर लेफ्ट में खिसका सकते हैं, दोनों साइन यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है पूरे पेज को ही आपको खिसकाना है। तो ये आपकी जो है ये हॉरिजॉन्टल जो है बार है, स्क्रॉल बार, यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपकी जो है ये वाली जो है ये क्या है, आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, फिर अभी आप कौन सी शीट में वर्क कर रहे हैं तो वो आपको वाइट सी यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। ठीक है, वो वर्कशीट आपको दिख जाएगी कि अभी आप कौन सी पे काम कर रहे हैं। और ये जो आपको लास्ट में दिख रही है ये क्या है, ये पूरी स्टेटस बार है। ये आपका जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 100% है, अभी डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो ये कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखती है। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, तो देखिए कंट्रोल प्लस पेज अप जो है ये किसके लिए कि जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसकी पूर्व वर्कशीट में लाने के लिए, मतलब ये जो पहले का पेज है इसमें जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, अगले में जाने के लिए, सॉरी वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस टैब से क्या होगा, 2 एक्सेल फाइल मूव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस अल्ट से क्या हो जाएगा, जो भी आपने सेल सेलेक्ट की हुई है उसके सारे डाटा किसमें, सारे डाटा जुड़ जाएंगे, उसको लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करना है आपको। कंट्रोल प्लस ये जो आपका इन्वर्टेड कोमा है सिंगल, ये अगर आप प्रेस करेंगे तो चुने हुए सेल के डाटा को करंटली जो भी चुना हुआ सेल है उसमें आप इंसर्ट कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब ये कि जो है कंट्रोल शिफ्ट और हैशटैग अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो डेट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट में आपको नंबर को फॉर्मेट में करने के लिए, मतलब डेट फॉर्मेट में जो भी नंबर है उसको चेंज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट में नंबर को हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट और @ का यूज़ करेंगे तो टाइम फॉर्मेट में क्या हो जाएगी, आपकी संख्या रिप्रेजेंट होने लग जाएगी। कंट्रोल प्लस जो स्पेस का बटन है वो यूज़ करेंगे तो जो क्या हो जाएगा, संपूर्ण कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सारा जो कॉलम है वो क्या हो जाएंगे, आपके सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, किससे, कंट्रोल प्लस स्पेस से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस अपन ने देख लिया है। अब शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होगा, तो शिफ्ट प्लस स्पेस से हम कर सकते हैं रो को चूज़ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट स्पेस से कॉलम को। तो इसको अच्छे से देखना कि कंट्रोल किस में है, शिफ्ट किस में है। ठीक है, साथ में दोनों में स्पेस ही है। तो कॉलम के लिए तो हम देखो ऐसे याद रख सकते हो, कॉलम और ये सी, तो दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो रो है तो रो को हम स्टार्ट कर सकते हैं शिफ्ट से। ठीक, तो ऐसे देख लेना, एक में सी याद रहेगा तो दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंट्रोल प्लस W से क्या होगा, जो वर्कबुक है वो आपकी क्लोज हो जाएगी, वो बंद करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस W का। कंट्रोल प्लस A से वर्कशीट के सारा जो भी टेक्स्ट है उसको सुन सकते हो। क्या बताया था कि ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस A का करते हैं, वर्ड में भी सेम है यही। कंट्रोल प्लस B वही है, बोल्ड करने के लिए, गहरा करने के लिए सेम है। इटालिक भी सेम है, इटालिक करना है, अक्षरों को क्या करना है, तिरछा करना है, तो हम कंट्रोल प्लस इटालिक का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कंट्रोल प्लस U आ जाएगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगी जो भी अक्षर लिखे हुए हैं उनके लिए। और कंट्रोल प्लस P से ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। और होम से आपके टेक्स्ट की जो भी रो है उसमें स्टार्ट में चले जाएंगे, एंड से आप लास्ट में चले जाएंगे। अब आगे देखो कि ये जो है हमारे पास डॉलर का साइन है, ये डॉलर चिन्ह के द्वारा किसी भी सेल की लोकेशन को एक फिक्स्ड पोजीशन पर हम लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डॉलर का साइन जो दिया है यहाँ पे, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी सेल है उसकी लोकेशन को फिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए डॉलर का साइन और A और ये। ठीक, तो ये अगर लिखा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉलम और रो दोनों ही क्या है, फिक्स हैं। कॉलम प्लस रो दोनों ही फिक्स हैं। ये कॉलम है अपना और ये है रो। ठीक है, तो रो के लिए यही तो बताया था कि ये A1 लिखा है मानो, तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले वाला जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो ये है नंबर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को प्रेजेंट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है तो डॉलर लगा दिया मैंने A के आगे, तो ये जो अपना फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम फिक्स हो गया। ऐसे ही ये फर्स्ट जो रो है ये फिक्स हो गई। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, और ज़्यादा डिटेल में जाए तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इसको कहते हैं। दूसरा भी यहाँ पे होता है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये A1 हमने लिख दिया, तो ये तो क्या है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, ना तो इसमें कॉलम फिक्स है ना ही इसमें रो फिक्स है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो उसको रिलेटिव कॉलम रेफरेंस अपन कहते हैं। अगर यहाँ पे हमने दोनों ही फिक्स कर दिए, क्या कर दिए, दोनों ही फिक्स कर दिए यहाँ पे, तो फिर हमारा एब्सोल्यूट हो जाएगा।
और मिक्स्ड होता है लास्ट, तो मिक्स्ड में हम क्या कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा $A और 1 और यहाँ पे लिख दिया, या फिर क्या लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिखा है AS और 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ये रो तो फिक्स हो गई और यहाँ पे ये कॉलम फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिक्स्ड का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से 3 टाइप के ये सेल रेफरेंस आपके पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये डॉलर पोजीशन के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी सेल की लोकेशन को एक फिक्स्ड पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। और कोमा चिन्ह का प्रयोग हम सेल रेफरेंस को अलग करने के लिए करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सेल रेफरेंस को अलग करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके क्या कर लेते हैं, MCQ क्वेश्चंस जो हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है MS एक्सेल का, कि डैश सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को, मतलब सॉफ्टवेयर यूजर्स को डाटा की रेंज और कॉलम व्यवस्थित करने देता है। कौन करने देता है, तो देखो डाटा की रेंज, रेंज नहीं, यहाँ पे रोज़ है, सॉरी। तो रोज़ और कॉलम जो है ये कौन यहाँ पे व्यवस्थित करने देता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो अभी ये पढ़ा ही है। वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है जी। प्रेजेंटेशन में तो हमारा PPT आएगा, पावर पॉइंट आएगा, अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाटाबेस मैनेजमेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4th हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो क्या देता है हमें, MS एक्सेल को, मतलब डाटा और रोज़ के लिए हमें यूज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देखरेख के लिए आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो बिलिंग अकाउंट का ट्रैक करना है, आपको रखना है, मतलब बिलिंग सिस्टम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे MS एक्सेल जो है ये यूज़ करना पड़ेगा। यही यहाँ पे पूछा होगा। तो वेब ऑथरिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे जी। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। स्प्रेडशीट का यूज़ बिल्कुल करेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, पावर पॉइंट से हम PPT प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। थर्ड अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बुक की PDF टेलीग्राम पे है, तो आराम से आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छे से क्लास देखें और जो भी डाउट्स हों तो वो क्लियर करते जाएं साथ में, जिससे आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका डाटा को स्टोर करने और व्यवस्थित करने और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या कह रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम बताना है जो क्या कर सकता है, डाटा को स्टोर भी कर सकता है, अरेंज कर सकता है अच्छे से, और मैनिपुलेट मतलब उसमें चेंजेस भी कर सकता है, एडिट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फायरफॉक्स है क्या, फायरफॉक्स नहीं है जी, ये तो नहीं है। एक्सेल, तो एक्सेल बिल्कुल सही है। आउटलुक भी नहीं है और पावर पॉइंट नहीं है, एक्सेल बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है, डायग्राम्स का है क्या, पेज का है क्या, स्टार्टअप का, वर्कशीट का, तो वर्कशीट पढ़ा था, वर्कशीट का ही है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का अपन यूज़ करते हैं, फाइल खोलने और बंद करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सी बार का यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग बार का, स्टैंडर्ड का, टाइटल का, या फिर फॉर्मेटिंग या टाइटल। तो मैंने बताया था फाइल को खोलना है और बंद करना है, तो हम कौन सी वाली बार का यूज़ करते हैं, सबसे ऊपर जो बताई थी आपको, यहाँ पे देखा था आपने 3 बटन थे, तो वहाँ से हम फाइल को क्या है, यहाँ से तो ओपन वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से मतलब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, टाइटल बार में जाके फाइल मेन्यू रहता है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, मतलब यूज़र जो डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, या फिर डाटा उसको कहते हैं। तो जो भी हम यूज़र हैं वो डॉक्यूमेंट को कोई नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई, फाइल नेम कहते हैं, प्रोग्राम नहीं कहते, रिकॉर्ड भी नहीं कहते, डाटा रो नहीं कहते। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल कुंजी को पकड़े हुए वर्कशीट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा और एक नया नाम टाइप करना पड़ेगा। क्या, ये तो नहीं करना पड़ेगा जी, गलत है ये तो। सेव एज ऑप्शन का फाइल मेन्यू से चयन करना पड़ेगा। क्या, सेव एज ऑप्शन का आपको क्या है, ये करना पड़ेगा। सेव एज तो तब करेंगे जब पहले से ही आपको क्या है, फाइल आपके पास सेव है और आपने उसमें क्या है कुछ चेंजेस किए हैं, देन आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। ये बोल रहा है कि नाम चेंज करना है, तो इसका मतलब समझना है कि रीनेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि वर्कबुक को सेव करते समय फाइल नेम के अंत में क्वेश्चन मार्क जोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। कंट्रोल और शिफ्ट कुंजी और न्यू नेम को प्रेस करेंगे, ये भी नहीं है। वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करेंगे और अपने पास में जो एक नया नाम है वो क्या है टाइप कर देंगे, तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको फाइल सेव करनी है वो सेव हो जाएगी। एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह का अलाइनमेंट अपने को देता है, तो कॉलम टेक्स्ट किस तरह का अलाइनमेंट आपको देता है ये आपको बताना है। जस्टिफाइड है, राइट है, सेंटर है, या फिर लेफ्ट है। तो कॉलम टेक्स्ट हमें कौन सा वाला क्या देता है, अलाइनमेंट देता है, ये आपको बताना है। तो कॉलम टेक्स्ट जो है
ये हमें राइट अलाइनमेंट देता है। आगे देखें तो यहाँ पे देखो एक्सेल जो है, एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट डैश करता है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा रहता है? लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है, राइट रहता है, सेंटर्ड रहता है या फिर जस्टिफाइड रहता है। तो सेल में टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वाला होता है ये आपको बताना है। तो हमेशा अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट में वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अपने आप जो स्टार्ट होता है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट इस साइड आपको दिखेंगे सारे के सारे जो भी हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट में दिखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। एक्सेल में जब किसी सेल या सेल की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो यूज़र को क्या करना पड़ेगा? तो यूज़र को क्या करना पड़ेगा? जब क्या करना है आपको? कंटेंट और एट्रीब्यूट मेन्यू को इरेज करना है, मिटाना है, ठीक है। तो सेल सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और क्लियर सेलेक्ट कर देंगे। सेल सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पर डिलीट करेंगे, तो डिलीट तो नहीं करेंगे। सेल सेलेक्ट, टूल का चुनाव और क्लियर सेलेक्ट फिर फॉर्मेट, इससे क्या होगा? पहला ही सही है, सेल को सेलेक्ट करो, देन एडिट चुनो और फिर क्लियर सेलेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर में क्या पूछा है? MS एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाती है? MS एक्सेल विंडो में अंतिम बार जो लास्ट को बार दिखाई देती है नीचे, वो क्या कहलाती है? शीट टैब, गलत है ये तो। स्टेटस बार, स्टेटस बार बताया था मैंने, बिल्कुल स्टेटस बार ही कहलाती है। टाइटल बार तो सबसे ऊपर है, फॉर्मूला बार भी ये भी ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो स्टेटस बार बिल्कुल करेक्ट है। डैश एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं। तो बॉटम में प्रिंट करना है तो क्या होगा भाई? हेडर तो सबसे ऊपर की तरफ प्रिंट होता है। एंड नोट गलत है। फुट नोट नहीं, फुट नोट भी नहीं होगा। फुटर जो है इसको क्या है, हम बॉटम में, पेज के बॉटम में लास्ट में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 13। तो ये देखो क्या पूछ लिया इन्होंने, वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर क्या होता है? यूज़र नेम, डेट और टाइम, शीट नेम, वर्क स्पेस नेम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो क्या है वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर हो अपने पास में। तो फिर डिफ़ॉल्ट हेडर है क्या? तो ये आपको पता है क्या? अगर पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर जो है इनमें से कोई नहीं है, और वैसे भी इसका कोई डिफ़ॉल्ट हेडर नहीं होता है। इसे क्या करना पड़ता है? यूज़र के द्वारा, मतलब हम जो उपयोगकर्ता हैं उनके द्वारा क्या करना पड़ता है? मैन्युअली ही क्या करना पड़ता है? मैन्युअली सेट करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट जो हेडर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक। डिफ़ॉल्ट हेडर यहाँ पे नहीं होता है वर्कशीट में। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट हेडर के बजाय हम क्या कर सकते हैं? पेज नंबर और वर्कशीट की चीज़ें ये सब जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग, फॉर्मूला बार या फिर टास्क पेन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? ये डिस्प्ले करती है अपनी फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो है ये डिस्प्ले करती है कि अब अपन कौन सी एक सेल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो दिया है ये क्या है? इक्वल टू सम B1 B10 जो है ये किसका उदाहरण है? फंक्शन का है, सेल एड्रेस का, फॉर्मूला का, वैल्यू का या फिर कोई और है? तो बताना है आपको। यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया इन्होंने ये सम, और ये लिख दिया B1 और ये लगा दिया इन्होंने कॉलन और B10। तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने बताया था इक्वल टू सम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपको करनी है ऐड तो वो लिख देंगे। तो इन्होंने ये लिख दिया है, और इससे आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला का क्या है, उदाहरण है। फॉर्मूला आपने ये लिखा है, तो जिस जो भी यहाँ पे लिखा होगा, मानो इक्वल टू मैंने लिखा है सम और यहाँ पे 8 लिखा और ये 8 और ये लिखा मैंने 10, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे सेल एड्रेस लिख दिया है। इसी तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं। सेल में एक फॉर्मूले का परिणाम डैश होता है, लेबल, वैल्यू, रेंज और डिस्प्ले वैल्यू। सेल में एक फॉर्मूले का परिणाम क्या होता है ये बताना है। तो ये होती है वैल्यू, जो कि यहाँ पे भी बता दी मैंने इस तरह से। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूले का एक अन्य नाम क्या है? प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूले का अन्य नाम क्या है? रेंज है, ग्राफ है, फंक्शन है या फिर सेल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूले का नाम क्या है? दूसरा फंक्शन है, ओके। निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में नहीं होता है? इंसर्ट टैब में कौन सा नहीं होता है? इलस्ट्रेशन, पैराग्राफ, लिंक्स और सिंबल। तो ये हमारे पास में, अगर आपने इंसर्ट टैब ध्यान से पढ़ा होगा पहले से, मैंने अभी नहीं बताया आपको, पहले से पढ़ रखा होगा तो आप इसको कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं इंसर्ट टैब जो है इसमें हमारे पास में कौन सा मौजूद नहीं होता है। तो पैराग्राफ यहाँ पे मौजूद नहीं होता अपने पास, ठीक है। क्या नहीं होता यहाँ पे अपने पास में?
पैराग्राफ जो है ये यहाँ पे मौजूद अपने पास इंसर्ट टैब में नहीं होता है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में और क्या क्या होता है तो ये मैं बता देती हूँ आपको एक बार के लिए। इलस्ट्रेशन होता है, लिंक्स होता है, सिंबल्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्पार्क लाइन्स होती हैं। क्या होती है? स्पार्क लाइन्स होती हैं। फिल्टर होते हैं यहाँ पर, और टेक्स्ट होते हैं यहाँ पर, और चार्ट्स। ठीक है, तो ये एक इलस्ट्रेशन लिख लें, दूसरा लिंक्स लिख लें, तीसरा सिंबल लिखें, फिर स्पार्क लाइन्स, देन आप फिल्टर लिख सकते हैं, टेक्स्ट और चार्ट। तो ये सभी क्या होते हैं? इंसर्ट टैब में अपने पास में होते हैं। ऐसे ही आप होम टैब का भी लिख लें साथ में ही, अब आपको बता रहे हैं तो होम टैब में आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो अपने पास देखो क्लिप बोर्ड था। क्या था? क्लिप बोर्ड था। क्लिप बोर्ड के बाद में अपने क्या था? फ़ॉन्ट वाला सेक्शन आ गया। फ़ॉन्ट के बाद में क्या आया था अपने? अलाइनमेंट का, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब था। अलाइनमेंट के बाद नंबर्स, क्या है? नंबर्स लिख लें। नंबर्स के बाद में आप लिखें स्टाइल्स। क्या लिखें? स्टाइल्स लिख लें। स्टाइल के बाद सेल लिख लें और एडिटिंग लिख लें। क्या लिख लें? तो यहाँ पे सेल लिख लें और एडिटिंग भी लिख लें। ये सब किस में है? होम टैब में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो बताए हैं ये आपको लिखने हैं किसमें? इंसर्ट टैब में। अब पेज लेआउट भी लिख ले साथ में ही। अब सारी ही बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पेज लेआउट में देखो क्या क्या आ जाएगा आपके पास। थीम आप लिख सकते हो कि थीम कैसी रखनी है आपको पेज की। पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा आपको, पेज सेटअप का। स्केल फिट मिल जाएगा। इसके बाद में आपको शीट ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? शीट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और अरेंज का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, थीम, पेज सेटअप, स्केल फिट, शीट ऑप्शन और अरेंज। तो ये सारे आपके पेज लेआउट में मिलेंगे आपको, पेज लेआउट टैब में। फॉर्मूला में क्या मिलेगा आपको? तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं हम। तो देखो वापस से लेते हैं। अब लिखो आप फॉर्मूला के लिए, तो फॉर्मूला बार में क्या होता है? तो फॉर्मूला बार में आपको मिलेगा, फॉर्मूला बार नहीं, फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में आपको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर किसका फंक्शन? लाइब्रेरी का फंक्शन मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट नेम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिफ़ॉल्ट नेम मिल जाएगा। देन आपको मिलेगा यहाँ पे फॉर्मूला एडिटिंग। क्या मिल जाएगी आपको? फॉर्मूला एडिटिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन का यहाँ पे ऑप्शन, किसमें? फॉर्मूला टैब में। डाटा टैब में आपको जो है डाटा से रिलेटेड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो डाटा मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? एक्सटर्नल डाटा मिलेगा। इसके बाद में आपको मिल जाएंगे कनेक्शन मिल जाएंगे। सॉर्ट मिल जाएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन कहाँ आता है? डाटा टैब में आता है पूछा जाए तो। और डाटा टूल्स जो हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डाटा टूल्स और आउटलाइन। ठीक है, रिव्यू टैब में आपके प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ये सब मिलेंगे। व्यू टैब में आपको जो है वर्कबुक का व्यू कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जूम और विंडो ये सब दिख जाएंगे। तो इतना आप ध्यान में रखें, ज़्यादा इनसे नहीं पूछेगा। जो इंसर्ट है, होम है और पेज लेआउट है और फॉर्मूला, ये चार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना है। तो क्वेश्चन था इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, तो इलस्ट्रेशन है, लिंक्स है, सिंबल्स है, लेकिन पैराग्राफ यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा आंसर था। आगे चलते हैं कि किस विशेष विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों की डायनेमिकली गणना करता है। क्या करता है? डायनेमिकली गणना करता है। किस विशेष विशेषता से? तो गो टू से, टेबल से, चार्ट से, डायग्राम से, फॉर्मूला एंड फंक्शन से। तो सीधा सा दिख ही रहा है डायरेक्ट कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला एंड फंक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स 19 में हमने देखा था कि किस विशेष विशेषता के माध्यम से एक्सेल डेटा के परिणामों की डायनेमिकली गणना कर सकता है। तो फॉर्मूला एंड फंक्शन बार के माध्यम से कर सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो हम उनको कल की क्लास में जब हम पावर पॉइंट डिस्कस करेंगे उससे पहले डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।